हेलो स्टूडेंट, वेलकम। तो आज हम बात करने वाले हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। हम यूनिफॉर्म मोशन के विषय में तो जानते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन में अगर हम इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में कवर करते हैं, अगर हम स्ट्रेट लाइन पे चल रहे हो तो बोला जाएगा क्या कि हमारा जो मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन है। लेकिन अगर वही रास्ता बदल के हमारा स्ट्रेट लाइन हटा करके अगर हम उसी उस सर्कुलर पाथ पे अगर हम घूमना स्टार्ट कर दें तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे देखिए दिया गया। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है क्या है, व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ओवर ए सर्कुलर पाथ। ठीक है, इट्स स्पीड इज यूनिफॉर्म, तो स्पीड यूनिफॉर्म ही रहेगी अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल टाइम में। ठीक है, तो इसका मतलब ये स्पीड यूनिफॉर्म है, लेकिन वो किस पे चल रहा है, सर्कुलर पाथ पे चल रहा है। देखिए यहाँ पे जैसे ये कार घूम रही है ना, इसकी स्पीड देखिए इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल टाइम में स्पीड बदल नहीं रही है, वही है। तो मोशन को क्या बोला जाएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोला जाएगा। ठीक है, अब बात है कि ठीक है, बता दिया आपने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, लेकिन हम जानते हैं कि किसी पार्टिकल के पोजीशन को बताना बहुत जरूरी है मोशन में। कोई पार्टिकल किसी इंस्टेंट पे किस पोजीशन पे मौजूद है। ठीक है, किस इंस्टेंट पे मौजूद है उसका बताना। सर्कल में अगर बात किया तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है कि उसका मैग्नीट्यूड तो पता चल जाएगा, लेकिन वो उसका डायरेक्शन क्या होगा ये बताना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, लेकिन फिजिक्स में हम इसको डील कर लेंगे, इस प्रॉब्लम को खत्म कर लेंगे, क्योंकि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फिजिक्स में है। ठीक है, अभी तक आपको शायद पता नहीं होगा तो करेंगे। देखिए होता क्या है एक्चुअली में, किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताने के लिए अगर वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो हमें रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा। रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में वो किधर है, कितना डिस्टेंस दूर है रेफरेंस पॉइंट से, उसका डायरेक्शन किधर है, ये तो आप जानते हैं, पीछे पढ़ चुके हैं इस तरीके से। लेकिन एक सर्कल की अगर बात की जाए, इस सर्कल की बात की जाए, तो यहाँ पर अगर रेफरेंस पॉइंट हम अगर इस सेंटर को मान लें, है ना, किसको मान लें, रेफरेंस पॉइंट। अगर इस रेफरेंस पॉइंट हम इस सेंटर को अगर हम मान लें, यहाँ पे कंसिडर कर लें, तो हर एक इंस्टेंट पे अगर हमको स्पीड और डायरेक्शन बताना हो इसका, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड है तो स्पीड ठीक है, लेकिन डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन, इस व्हीकल का डायरेक्शन, इस व्हीकल का पोजीशन हर एक इंस्टेंट पे बताना हो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम पोजीशन में कितना डिस्टेंस दूर है तो बता सकते हैं, कितना डिस्टेंस दूर पे चल रहा है, तो ये जो रेडियस होगा डिस्टेंस है रेफरेंस पॉइंट से, है ना, हर टाइम में उतना ही डिस्टेंस। लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, टाइम इंटरवल नहीं, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वो किस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा दिक्कत हुआ कि कैसे होगा। तो देखिए कैसे होता है, कैसे पहुंचा गया कि डायरेक्शन कैसे फाइंड किया जाए। जैसे मान लीजिए कि आप एक स्ट्रेट लाइन रास्ते पे चल रहे हैं, तो आप कितनी बार डायरेक्शन चेंज करेंगे, एक बार भी नहीं, चलते चले जाएंगे, चलते चले जाएंगे। हाँ, अगर आप ब्रेक लगा के वापस आते हैं तो बात अलग है, लेकिन एक टाइम में अगर आप अपनी बाइक को स्टॉप न कर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से चल रहे हैं ना, यूनिफॉर्म मोशन से, तो आप एक बार भी अपना डायरेक्शन नहीं बदल सकते ना। अगर एक स्ट्रेट लाइन पे चल रहे हैं तो एक बार भी अपना डायरेक्शन नहीं बदल सकते। लेकिन वही बात करें अगर हम इस रेक्टेंगल की, तो देखिए 4 बार अपना डायरेक्शन बदलेंगे आप। एक बार इधर, यहाँ पे एक डायरेक्शन था, इस डायरेक्शन में चल रहे थे हम, फिर बी से सी तक के बीच में हम इस डायरेक्शन में चलने लगे, सी से डी तक हम इस डायरेक्शन में चलने लगे, और डी से ए तक हम इस डायरेक्शन में चलने लगे। तो हमने 4 बार अपना डायरेक्शन चेंज किया, मतलब जितनी नंबर ऑफ साइड उतना डायरेक्शन हमने उतनी बार डायरेक्शन में चेंज किया। तो यहाँ पे 4 बार हमने डायरेक्शन चेंज किया, ए से बी, बी से सी से डी, डी से ई और ई से एफ। यहाँ पे देखिए एक हेक्सागन बन रहा है। हेक्सागन में टोटल 6 साइड होती है, अगर हम हेक्सागोनल पाथ पे चलें तो हम 6 बार अपना डायरेक्शन बदलेंगे। उसी तरीके से अगर हम डेकागोनल पाथ पे चलें तो हम 10 बार अपना डायरेक्शन चेंज करेंगे। लेकिन अगर हम सर्कल पे चलें कितना बार चेंज करेंगे, ठीक है, ये तो दिमाग में आता है। देखिए हुआ क्या, कैसे इस यहाँ तक पहुंचा गया कि डायरेक्शन क्या होगा, है ना। यहाँ पे देखिए अगर ए से बी तक की बात करें तो डायरेक्शन हमारा यही होगा, इसी तरफ हमारा डायरेक्शन होगा, है ना, ये वाला जिधर। अगर हम बात करें यहाँ पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की, हाँ, और इस तरह से इंडिकेट किया जाता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट की। तो हमारा ए से बी तक का जो डायरेक्शन था वो ईस्ट था, बी से सी तक का हमारा साउथ था, सी से डी तक का हमारा वेस्ट था, और डी से ए तक का हमारा नॉर्थ था। ओके, तो किया क्या गया कि हम जैसे जैसे देखिए यहाँ पे इसका नंबर ऑफ साइड बढ़ाते जा रहे हैं, लेंथ धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है, इस साइड का लेंथ छोटा होता जा रहा है ना। अगर हम पेरीमीटर को उतना ही रख के
इसका साइड बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं, देखिए साइड का जो लेंथ है, जो साइड है वो छोटी होती जा रही है। और देखिए धीरे धीरे ये सर्कल का रूप लेते जा रही है। देखिए यहाँ पे पहले एक रेक्टेंगल था, फिर हेक्सागन हुआ, फिर ऑक्टागन हुआ। अब धीरे 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 क्या करते हैं हम, इसकी साइड इनफाइनाइटली बढ़ा देते हैं। जब हम इसकी साइड इनफाइनाइटली बढ़ा देंगे इस ऑक्टागन सॉरी डेकागन की, किस में बदल जाएगा, ये एक सर्कल में बदल जाएगा। सर्कल में बदल जाएगा तो जो एक साइड थी वो हमारा डायरेक्शन दिखाती थी कि देखिए इस समय में ए से बी तक में हम इस डायरेक्शन में थे, लेकिन जब हमने इसके साइड को इनफाइनाइटली बढ़ा दिया ना, तो ये सर्कल बन गया। अब सर्कल में जो डायरेक्शन हुआ वो इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटी हो गया, इनफाइनाइट डायरेक्शन। हर पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन, हर पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन, ठीक है। तो हर पॉइंट पे हमको अलग अलग डायरेक्शन मिलेगा। तो बताया गया ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन डायरेक्शन होगा किधर। अगर मान लीजिए हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, इस पॉइंट का डायरेक्शन होगा किधर, है ना, इस पॉइंट का डायरेक्शन किधर होगा। तो देखिए आपको दिखाना चाहेंगे, थोड़ा सा आसान भाषा में समझाना चाहेंगे। देखिए बोला क्या गया कि इधर अगर मान लीजिए किसी भी इंस्टेंट पे सर्कुलर पाथ में अगर कोई पार्टिकल घूम रहा है, किसी इंस्टेंट पे उसका डायरेक्शन बताना होगा। देखिए कि उस इंस्टेंट पे उसको रोकिए और देखिए कि वो उसका फेस किधर की तरफ है, उसका चेहरा किधर की तरफ है ना। ये थोड़ा सा अलग बात है, ठीक है। तो उसका चेहरा किधर की तरफ, देखिए तो इस पॉइंट पे, इस इंस्टेंट पे हमने इसको यहाँ पे रोका और देखिए इसका चेहरा इधर की तरफ है, तो इस इंस्टेंट पे इसका जो डायरेक्शन होगा इस इधर की तरफ होगा। अगर हम कुछ लिखते हैं ना तो ये चला जाएगा, ये घूमने लगेगा, ठीक है ना, तो इधर की तरफ होगा। अब इधर क्या, इधर क्या मतलब इधर की तरफ, ठीक है। देखिए जिधर इसका मुंह होगा इधर की तरफ होगा, तो इसका जिधर फेस होगा, मुंह की बात नहीं, जिधर इसका फेस होगा, इस व्हीकल का फेस किधर की तरफ, इधर की तरफ, तो इधर उसका डायरेक्शन होगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है, आप जो बोल रहे हैं वो तो है, लेकिन प्रैक्टिकली ये संभव तो है। लेकिन अगर हम बात करें क्वेश्चंस की, अगर क्वेश्चन को डील करें या फिर कहीं अन्य जगह की अगर हम बात करें, तो किसी को रोक के उसका उस इंस्टेंट पे बताना काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल है कि वहाँ पे होगा। तो क्या कहा क्या गया कि देखिए जैसे जैसे आप छोटी साइड करते जा रहे हैं ना, है ना, छोटी साइड को जैसे जैसे आप छोटा करते जा रहे हैं वैसे वैसे, साइड को छोटा करने का मतलब उसका लेंथ बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है, डायरेक्शन तो वही दिखा रहा है, लेकिन ये बी पॉइंट धीरे 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 ए के पास आते जा रहा है। देखिए बी पॉइंट धीरे धीरे ए के पास आते जा रहा है। जब आप सर्कल बना देंगे तो ए और बी पॉइंट के बीच का जो गैप होगा वो बहुत 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 छोटा हो जाएगा। इतना छोटा जितना आप सोच नहीं सकते, जितना आप सोचेंगे उससे कई हजार गुना छोटा, मतलब कई, कितना हम बोल रहे हैं बता नहीं सकते, उतना छोटा हो जाएगा। तो ये दोनों ए और पॉइंट लगेगा कि एक ही पॉइंट है। बताया गया कि अब क्या करें, कैसे फाइंड करें, तो कहा गया सिंपली आप इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। टेंजेंट क्या होता है आप जानते हैं, टेंजेंट सर्कल के किसी एक ही पॉइंट से पास करता है ना, यहाँ पे ये नहीं, टेंजेंट क्या करता है, सर्कल किसी एक ही पॉइंट पे से पास करता है। तो आ गया ठीक है, तो क्या अगर हम सर्कल पे अगर टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे तो क्या हमें डायरेक्शन मिल जाएगा, क्या बिल्कुल मिल जाएगा। अगर आप इस पॉइंट पे इस इंस्टेंट पे जानना चाहते हैं, अगर पार्टिकल इधर की तरफ मूव कर रहा है इस तरीके से, ऐसे ऐसे, है ना, इधर की तरफ मूव कर रहा है पार्टिकल, अगर इस इंस्टेंट पे आप जानना चाहते हैं कि किधर के डायरेक्शन में वो है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर और उसका डायरेक्शन ये हो जाएगा, ठीक है। अगर हम 4 पॉइंट कंसिडर कर लें यहाँ पे ए बी सी डी, अगर इसको ए कंसिडर कर लें, यहाँ पे बी कंसिडर कर लें और यहाँ पे सी कंसिडर कर लें, अगर हर एक पॉइंट पे अगर हम डायरेक्शन बताना चाहें कैसे बताएंगे, देखिए ध्यान से, देखिए तो हर जगह पे क्या करिए आप टेंजेंट ड्रॉ करिए। यहाँ पे टेंजेंट हमने ड्रॉ किया, ए पे देखिए देखा आपने हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, बी पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये जो टेंजेंट होगा ना वो डायरेक्शन बताएगा। तो आपके पास तो मैग्नीट्यूड पहले से मौजूद है, मैग्नीट्यूड है कितना, तो मैग्नीट्यूड अगर रेफरेंस पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ कितना होगा या डिस्टेंस कितना डिस्टेंस दूर है उससे, ठीक है, वो तो आपके रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करता है। लेकिन डायरेक्शन भी रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में किधर की तरफ है, अगर हम बात करें तो रेफरेंस पॉइंट इधर की तरफ खड़ा है तो इधर है डायरेक्शन, ठीक ना। तो डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे आपको बताना थोड़ा आसान हो गया। क्या हुआ कि टेंजेंट ड्रॉ करिए किसी पॉइंट पे और डायरेक्शन बताते चले जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे वही लाइन हमने लिख दी कि द डायरेक्शन ऑफ मोशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज अलोंग टेंजेंट, टेंजेंट के अलोंग टू द सर्कुलर पाथ एट एनी इंस्टेंट, या फिर किसी एट दैट इंस्टेंट, सॉरी एट दैट इंस्टेंट,
किसी इंस्टेंट पे अगर हमको फाइंड करना हो कि उसका डायरेक्शन किधर की तरफ है, उसका डायरेक्शन किधर की तरफ है, क्या करिए उस इंस्टेंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर और हमको इंस्टेंट पे मालूम चल जाएगा कि पार्टिकल इस डायरेक्शन, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे किसी भी पार्टिकल का पोजीशन अगर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो बता सकते हैं किसी के इंस्टेंट पे कि 10वें सेकंड पे वो कहाँ पे था, ठीक है, तो डायरेक्शन कितना, ठीक है। तो हम आगे की तरफ अब चलते हैं, ठीक है। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ओनली द स्पीड ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट, केवल स्पीड किसी बॉडी की क्या होती है, स्पीड कांस्टेंट होती है। बट डायरेक्शन, डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली। देखिए एक्सिलरेशन को अगर देखा जाए ध्यान से, एक्सिलरेशन को अगर आप ध्यान से देखें, एक्सिलरेशन डिपेंड करता था स्पीड और डायरेक्शन दोनों पे, ठीक है। अगर एक्सिलरेटेड मोशन कब बोला जाएगा, अगर यदि स्पीड बदले डायरेक्शन न बदले तब भी हम बोलेंगे कि एक्सिलरेटेड मोशन है। यदि स्पीड कांस्टेंट रहे और डायरेक्शन बदले तब भी हम बोलेंगे एक्सिलरेटेड मोशन है। यदि दोनों बदले तो भी बोलेंगे एक्सिलरेटेड मोशन है। लेकिन यहाँ पे देखिए केवल यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है और डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, हर एक पॉइंट हर एक इंस्टेंट पे चेंज हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, ये एक्सिलरेटेड मोशन है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एक्सिलरेटेड मोशन। अब ये मत कहिएगा कि एक्सिलरेशन इज इक्वल टू स्पीड प्लस डायरेक्शन, ये हम समझाने के लिए आपको बताएं, ठीक है, ठीक है। ये समझ में आ गया कि जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है वो एक्सिलरेटेड होता है। कोई बॉडी का सर्कल में मूव करे यूनिफॉर्म स्पीड से तो जो मोशन होगा वो एक्सिलरेटेड मोशन होगा। देखिए क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कल में मूव करता है तो बिना फोर्स के वो मूव नहीं कर सकता, उन्हें कोई फोर्स उसको सेंटर में घुमाती है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है तो फोर्स नहीं भी लगाएंगे तो वो चलता रहेगा। अगर सभी फोर्स इस पर जीरो है, नेट फोर्स जीरो है, तो चलता रहेगा, रुका है तो रुका ही रहेगा। इसको आप आगे सेकेंड चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। लेकिन सर्कल में कोई ऑब्जेक्ट अगर घूम रहा है तो उसको एक फोर्स की जरूरत होती है जो कि उसको सर्कल में घुमाए, ठीक है। जैसे ये ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो उसको एक फोर्स की वजह से ये घूम रहा है, ठीक है। कौन सा फोर्स होता है, लगता किधर है, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, ऐसे चल रहा है, ठीक है, ऐसे चल रहा है, इधर की तरफ उसका डायरेक्शन है। अब हमने क्या किया, उस पर इधर की तरफ फोर्स लगाया, हल्का सा फोर्स लगाया इधर की तरफ, तो उसका डायरेक्शन एकदम ये नहीं हो जाएगा, वो क्या करेगा, हल्का सा इधर की तरफ आएगा, है ना, ठीक है। हमने क्या किया, फिर हमने इधर की तरफ फोर्स लगाया सेंटर की तरफ, मतलब यहाँ पे हम खड़े होकर फोर्स लगाते जा रहे हैं, तो फिर क्या करेगा, वो इधर की तरफ रिमूव करेगा। फिर हमने इधर की तरफ फोर्स लगाया इस पॉइंट की तरफ, तो फिर क्या किया, वो इधर की तरफ मूव किया। फिर हमने फोर्स लगाया तो फिर क्या किया, ये पॉइंट इधर की तरफ मूव किया, ठीक है। फिर फोर्स लगाया गया, फिर इधर की तरफ मूव किया, है ना। मतलब हर एक इंस्टेंट पे हम फोर्स नहीं लगा रहे हैं, ठीक है ना। इतना मूव करने के बाद कहीं एक बार फोर्स लगा दे रहे हैं, ठीक ना। तो ये क्या कर रहा है, इधर की तरफ मूव करता चला जा रहा है। अब हम क्या करें कि हर एक इंस्टेंट पे अगर हम फोर्स लगाना स्टार्ट कर दें, हर एक इंस्टेंट पे हमने क्या किया, पहले हमने उसको ए से बी तक घूमने दिया, इतना घूमने दिया, फिर फोर्स लगाया इधर की तरफ सेंटर की तरफ, तब जाके घुमा, ठीक है। फिर बी से सी की तरफ हमने क्या किया, फोर्स लगाया, तब जाके इधर घुमा, सी से डी तक, डी से ई तक, एक करते गए हम, ठीक है। लेकिन अगर हम क्या करें, हर एक इंस्टेंट पे फोर्स लगाना स्टार्ट कर दें, ये क्या करेगा, एक सर्कल में घूमना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि हर एक इंस्टेंट पे इसका डायरेक्शन बदलेगा ना। तो ये जो फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है, हर एक इंस्टेंट पे जो फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है, जिसको सेंटर की तरफ घुमा रहा है, इस फोर्स को बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। बात समझ में आई? इसका नाम होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी एक ऐसा एक्सटर्नल फोर्स जो कि किसी बॉडी को एक सर्कल में घुमाए, उसको बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। बात समझ में आई? इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और बिना फोर्स के एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता, इसको भी आप जानेंगे आगे। एक्सेलरेशन को जन्म देता है फोर्स ही, ठीक है। फोर्स जब तक नहीं तो एक्सेलरेशन नहीं। हमने बात की थी पीछे, हमने बात किया था कि जब एक्सीलरेशन और वेलोसिटी दोनों का डायरेक्शन, दोनों के बीच में जब 0 डिग्री का एंगल होता है, यानी दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं,
0 डिग्री का एंगल होने का मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं, तो वेलोसिटी इंक्रीज करती है, वेलोसिटी इंक्रीजिंग होती है, वेलोसिटी इंक्रीजिंग। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन इधर की तरफ है और वेलोसिटी इधर की तरफ है तो क्या होता है, इसके बीच का एंगल 180 होता है, तो वेलोसिटी डिक्रीजिंग। ये स्ट्रेट लाइन में ये दो तरह का हमने क्या देखा था, दो तरह का केस देखा था। एक जब सीधे रहे तो इंक्रीज करेगी, अपोजिट रहे तो डिक्रीज करेगी। लेकिन एक्चुअल में अगर हम बात करें कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन न दोनों 0 पे रहे, न 180 पे रहे, दोनों 90 डिग्री पे हो जाए। ठीक है, जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों 90 पे होते हैं, ये तभी होते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा होता है। तो किसी एक इंस्टेंट पे अगर वेलोसिटी की बात की जाए तो वेलोसिटी इधर होता है, और जिधर की तरफ फोर्स है ना, फोर्स इधर है ना, तो फोर्स कॉजेज एक्सेलरेशन या फोर्स प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन भी इधर ही, देखिए फोर्स इधर तो एक्सेलरेशन इधर। जिधर की तरफ आप जानते हैं कि जिधर की तरफ फोर्स ज्यादा होगा, मतलब जैसे मान लीजिए कोई ब्लॉक रखा हुआ है ना, इधर की तरफ अगर हम फोर्स ज्यादा लगा दें तो एक्सेलरेशन इधर ही होगा। ठीक है, अगर इधर की तरफ फोर्स ज्यादा, नेट फोर्स इधर की तरफ अगर है तो एक्सेलरेशन इधर की तरफ ही होगा। तो नेट फोर्स यहाँ पे इधर की तरफ है तो एक्सेलरेशन इधर की तरफ। तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में देखिए यहाँ पे कितने का एंगल होता है, 90, क्योंकि टेंजेंट और ध्यान से देखिए तो ये रेडियल मतलब रेडियस की तरफ एक्ट हो रहा है ये एक्सेलरेशन, इन दोनों के बीच में एंगल कितना होता है, 90 होता है। तो यहाँ से देखिए ध्यान से, एक्सेलरेशन क्या देखेंगे आप यहाँ से, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ध्यान रखिएगा ये चीज। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर बात की जाए तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ओके, और जो फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को सर्कल में घुमाता है, कैसे घुमाता है आप देख रहे हैं ना, सर्कल की तरफ, सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं उसको, सेंट्रीपिटल फोर्स। इस बात को आप याद रखिए। ओके, तो हमने देखा कि यूनिफॉर्म स्पीड से कोई पार्टिकल मूव करता है किसी सर्कल पे, हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अब स्पीड कैसे निकालें पार्टिकल का जो कि एक पूरे राउंड में मूव करके आ रहा है, तो उसकी स्पीड कितनी होगी। तो स्पीड कैसे निकालते हैं हम, तो स्ट्रेट लाइन में अगर हम बात करें तो स्ट्रेट लाइन में कैसे निकालते थे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा देखिए, अगर पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है इस पॉइंट से चलना, इस पॉइंट ए से, और पूरा मूव कर करके फिर से वापस एक ए पॉइंट पे आता है एक राउंड, उसमें वो क्या करता है, टी टाइम लेता है। ठीक है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो चल कहाँ रहा है, इस सर्कल के सर्कमफेरेंस पे चल रहा है। ठीक है, तो अगर हम सर्कमफेरेंस निकाल दें और उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे तो स्पीड मिल जाएगी। ठीक है, डिस्टेंस कितना कवर किया, इस सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल के बराबर, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, और टाइम कितना लिया, ठीक है टाइम लिया, कुछ टाइम लिया होगा। ठीक है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना होता है, 2 पाई आर, 2 पाई आर है ना, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना होता है, 2 पाई आर अपॉन, ठीक है, हो गया हमारा स्पीड, जिसमें कि आर हमारा क्या है, आर इज रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, टाइम टेकन बाई, टाइम टेकन बाई पार्टिकल या कोई बॉडी है ना, कोई ऑब्जेक्ट है, इन 1 राउंड, इन 1 राउंड, एक राउंड में कितना उसने टाइम किया। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं अपनी स्पीड को। ओके, आगे चलते हैं, अब बात करते हैं एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे पहला एग्जांपल दिया गया कि अ पीस ऑफ स्टोन टाइड टू अ थ्रेड एंड रोटेट इन अ सर्कल विथ यूनिफॉर्म स्पीड। बचपन में हमने बहुत सा खेल खेला, जिसमें से एक था, हमने स्टोन में क्या किया, हम क्या करते थे, हमने कि थ्रेड बांध देते थे हम लोग, थ्रेड बांध के, स्टोन था ये हमारा, और थ्रेड बांध के उसको सर्कल में घुमाते रहते थे। ठीक है, सर्कल में घुमाते रहते थे, लेकिन हम लोग उस समय कोई टेंशन वाली बात थी नहीं कि कितना किधर फोर्स लग रहा है, क्यों फोर्स लग रहा है ना, बस पकड़ लिया और लेके घुमाते हैं। लेकिन आज हम लोगों ने देखा कि कोई भी चीज़ अगर सर्कल पे, सर्कुलर पाथ पे घूम रही होगी या घूम रही है, तो
कहीं ना कहीं एक तरह का सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है जो कि सेंटर के अलॉन्ग लगता है। देखिए यहाँ पे अगर ये स्टोन है, हमारा ये स्टोन है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा इधर, है ना। ये अगर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा हो जो इसको इधर घुमाने की कोशिश कर रहा है, ये कौन सा फोर्स है जो इसको इधर घुमाने की कोशिश कर रहा है? सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल, है ना, जो कि तो सेंटर की तरफ घुमाने की कोशिश कर रहा है। और जैसे मान लीजिए कि हम घुमाते जा रहे हैं, घुमाते जा रहे हैं, घुमाते जा रहे हैं, है ना, हर इंस्टेंट पे उसका डायरेक्शन अलग अलग होता होगा। मान लीजिए कि जब हम घुमा के यहाँ पे लाए, कहाँ पे कोई पोजीशन इसका फिक्स कर देते हैं, तो मान लीजिए पोजीशन हमने डी पोजीशन पे लाया, ये था ए, ये बी, ये सी और ये डी। डी पोजीशन पे जैसे ये डी पोजीशन पे आता है, उसी इंस्टेंट हमने क्या किया, इस रस्सी को, जो ये थ्रेड बना हुआ था, इस रस्सी को हमने, इस थ्रेड को हमने छोड़ दिया, है ना। तो जिस इंस्टेंट पे हमने छोड़ा, पहले देखते हैं उस इंस्टेंट में उसका डायरेक्शन किधर है, इधर की तरफ इसका डायरेक्शन है। तो अब क्या है कि क्योंकि इस इंस्टेंट पे मान ली इधर डायरेक्शन है, इधर की तरफ डायरेक्शन है, और जब हम इसको छोड़ देंगे, ये थ्रेड हम छोड़ देंगे या थ्रेड किसी तरीके से ब्रेक कर जाए, तो क्या होगा, इधर की तरफ कोई फोर्स नहीं लगेगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा। जब कोई फोर्स नहीं लगेगा तो ये पार्टिकल इधर की तरफ नहीं आएगा ना, या फिर ये स्टोन इधर की तरफ नहीं आएगा। तो ये क्या करता है, ये थ्रेड, ये अरे सॉरी, ये जो हमारा स्टोन है ये सीधा चला जाता है। जिस इंस्टेंट पे छोड़ा हमने, उस इंस्टेंट पे वो उसी डायरेक्शन में जाता है जो डायरेक्शन होता है उस इंस्टेंट पे। जैसे हम डी पॉइंट पे छोड़े, तो डी पॉइंट पे इसका डायरेक्शन किधर की तरफ है, तो इसका डायरेक्शन इधर की तरफ है। तो जब हम उसको डी पॉइंट पे आया और हमने तुरंत छोड़ दिया, तो ये इधर ही चला जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, स्टोन किधर चला जाएगा। अगर हम इसको छोड़ दें तो ये स्टोन आगे की तरफ ऐसे ऐसे घूमता हुआ चला जाएगा, ठीक है ना, एकदम सीधे चला जाएगा, है ना। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर आप देखें तो इन ए स्पोर्ट मीट when an athlete is to throw a hammer or a discus, he hold it in hand and gives a circular motion by rotating his body. तो जब भी आप देखे होंगे कि आपकी स्कूल में भी जब भी डिस्कस थ्रो या हैमर थ्रो होता है, तो क्या होता है कि हम उसको हाथ में होल्ड करते हैं अच्छी तरीके से, है ना, और सर्कुलर मोशन उसको देते हैं, उस हैमर को या फिर उस डिस्कस को। कैसे देते हैं, अपनी बॉडी को रोटेट करा के। जैसे यहाँ पे देखिए ये एथलीट है, ये क्या कर रही है, इसको सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करा रही है, इसको, इस हैमर को, है ना। ऐसे अपने बॉडी को रोटेट कर रही है। जैसे अपने बॉडी को रोटेट कर रही है, इसकी बॉडी क्या कर रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है किसको, उस जो भी हैमर है या फिर जो भी डिस्कस अगर ली होती तो भी वहाँ पे उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, सर्कल में मूव करने लगता है। देखिए सर्कल में मूव करता है, और जिस इंस्टेंट पे वो छोड़ती है, द मोमेंट ही और सी रिलीज द हैमर, इट मूव्स इन द डायरेक्शन, वो उस डायरेक्शन में मूव करता है इन विच, इस डायरेक्शन में इट वॉज मूविंग एट द टाइम ऑफ रिलीज। मतलब टाइम ऑफ रिलीज के समय जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा होता, उसी डायरेक्शन में वो मूव करता चला जाता है। जैसे हमने इस एग्जांपल में पीछे बताया था ना कि जैसे इस समय पे ये किधर की तरफ मूव कर रहा है, इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर है। जैसे ही रिलीज करेंगे तो ये इसी डायरेक्शन में मूव कर जाएगा इस इंस्टेंट पे। अगर इस इंस्टेंट पे अगर हम उसको रिलीज करते हैं ए पॉइंट पे, तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर बी पॉइंट पे रिलीज करते हैं तो इस पॉइंट पे, इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। यही है ओवरऑल, ठीक है। ये था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल। और आगे एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे देखिए थर्ड वाले की बात करते हैं तो मून आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स मूव अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। जैसे अर्थ के अराउंड, देखिए आर्टिफिशियल सैटेलाइट है ना, ये चला गया उधर, तो ये क्या करते रहते हैं, सब सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। मून भी देखिए सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है। देखिए ये हमारा अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, और ये जो घूम रहा है ना ये मून है सर्कुलर पाथ में, ठीक है। और हमारा जब अर्थ का मोशन होता है सन के अराउंड, जो अर्थ का मोशन होता है सन के अराउंड, वो भी सर्कुलर ही होता है, सर्कुलर मोशन होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। अभी तक आप इतना ही समझिए, आगे चलते हैं। द टिप ऑफ अ सेकेंड हैंड, मिनट हैंड एंड आवर्स हैंड ऑफ अ वॉच डिस्प्ले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे ये हमारी घड़ी है ना, तो घड़ी में जो मिनट हैंड होता है, सेकेंड हैंड होता है, मिनट हैंड, और जो आवर्स हैंड होता है ना, वो भी उसका जो टिप होता है, टिप का मतलब ये पॉइंट। जैसे देखिए यहाँ पे टिप कौन है, ये ब्लू कलर का देख रहे हैं, ये टिप है, और ये जो टिप है यहाँ पे आप जो पिंक कलर का देख रहे हैं, ये क्या करता है, ये भी सर्कुलर मोशन को परफॉर्म करता रहता है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को परफॉर्म करता रहता है। तो ये था हमारा एग्जाम्पल था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का।
अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ अ टिप टिप ऑफ सेकेंड हैंड ऑफ वॉच ऑफ लेंथ 1.5 सेंटीमीटर। 1.5 सेंटीमीटर का कोई वॉच हैंड है जो कि इसका लेंथ 1.5 है और उसकी स्पीड निकालना है, ठीक है ना। तो अब जो सेकेंड हैंड होता है वॉच का, उसका जो टिप होता है कैसा मोशन करता है, अभी हमने देखा कि वो कैसा मोशन करता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर। ओके, स्पीड को अगर हम निकालना चाहें तो कैसे निकालते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की स्पीड में 2πr/t, ठीक है। 2 पाई की वैल्यू होती है 3.14। यहाँ पे रेडियस देखिए, यहाँ पे कितना है 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 यानी कि 1.5 सेंटीमीटर अपॉन टी ना। एक टी का मतलब एक पूरा राउंड कंप्लीट करने में वो कितना समय लेता है, एक पूरा राउंड कंप्लीट करने में कितना समय लेगा, 60 सेकेंड है ना, क्योंकि सेकेंड है एंड है तो एक पूरा राउंड कंप्लीट करने में 60 सेकेंड लगेगा, 60 सेकेंड, ठीक है। तो अगर इसको हम यहाँ से करें तो 0.1 टाइम्स में, और यहाँ पे 4, ये 2 से ये 2 टाइम्स में, और ये 2 से 1.57, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा 0.157 या सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कितना हो गया हमारा स्पीड। स्पीड v इज इक्वल्स टू 0.157 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन की, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इज 5 सेंटीमीटर, कैलकुलेट इट्स स्पीड। इसकी स्पीड कैलकुलेट करिए, ठीक है। तो मिनट हैंड वाली बात है यहाँ पे, तो ये हमारा वॉच है जिसका ये मिनट हैंड है। मिनट हैंड का जो टिप होता है वो सर्कुलर मोशन करता है, इसकी स्पीड कैसे निकालेंगे, स्पीड इसी तरीके से, या पूरा इसका हैंड ही सर्कुलर मोशन करता है, ठीक है ना। कैसे निकालेंगे, स्पीड इज इक्वल टू 2πr/t, 2πr/t 2 इंटू 3.14 इंटू 5, क्या 5 सेंटीमीटर में है। और देखिए टाइम, मिनट हैंड है तो एक पूरा राउंड लेने में कितना मिनट लगेगा, 60 मिनट है ना, 60 मिनट। देखिए हमने मिनट में इसको निकालना है, मिनट में दिया तो मिनट में निकाल लेते हैं। 12 बार में, और यहाँ पे 2 से ये 6 बार में, और ये 3 हो जाएगा 2 से 1.57 है ना। और ये 1.57 को अगर इससे सॉल्व करें तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें 1.57/3 सेंटीमीटर पर मिनट, इसको अगर कम्प्लीटली सॉल्व करें तो हमारी स्पीड जो हो जाएगी, स्पीड इज इक्वल टू, यहाँ से जाएगा तो 0.5 और 2 3 3 हो जाएगा 0.523 सेंटीमीटर पर मिनट, हमारी स्पीड होगी। ओके, तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर समाप्त होता हुआ, ये इसका आखिरी टॉपिक था। अब हम इसका आखिरी वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम इसके क्वेश्चंस के विषय में बात करेंगे, जो कि लगभग 70+ क्वेश्चन होंगे जिसमें कि हम बात करेंगे। ओके, तब तक चलते हैं, पढ़ते रहिए। थैंक यू।